आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 अंतरा कक्षा 12 अंतरा भाग 2 का 5वां पाठ पढ़ेंगे। रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की 2 कविताएं हैं, वसंत आया और तोड़ो। वसंत आया कविता ये पंक्तियां ली गई है और तोड़ो भी एक कविता है। तो पहली कविता पढ़ेंगे वसंत आया। तो रघुवीर सहाय का परिचय हम देखते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म 1929 से मृत्यु 1990 में होती है इनकी। रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई। वहीं से उन्होंने 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। रघुवीर सहाय पेशे से पत्रकार थे। आरंभ में उन्होंने प्रतीक में सहायक संपादक के रूप में काम किया। प्रतीक पत्रिका थी, उसमें इन्होंने सहायक संपादक के रूप में काम किया। फिर वे आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक वे हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कल्पना के संपादक से भी जुड़े रहे और कई वर्षों तक उन्होंने दिनमान का भी संपादन किया। रघुवीर सहाय नई कविता के कवि है। उनकी कुछ कविताएं अगेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में संकलित हैं। अगेय द्वारा तार सप्तक का संचालन किया गया है, तो इसमें दूसरे सप्तक में इनकी कविताएं संकलित हैं। कविता के अलावा उन्होंने रचनात्मक और विवेचनात्मक गद्य भी लिखा है। उनके काव्य संसार में आत्मपरक अनुभवों की जगह जनजीवन के अनुभवों की रचनात्मक व्यक्ति अधिक है। वे व्यापक सामाजिक संदर्भों के निरीक्षण, अनुभव और बोध को कविता में व्यक्त करते हैं। रघुवीर सहाय ने काव्य रचना में अपनी पत्रकार दृष्टि का सृजनात्मक उपयोग किया है। वे मानते हैं कि अखबार की खबर के भीतर दबी और छिपी हुई ऐसी अनेक खबरें होती है जिनमें मानवीय पीड़ा छिपी रह जाती है। उस छुपी हुई मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति करना कविता का दायित्व है। इस काव्य दृष्टि के अनुरूप ही उन्होंने अपनी नई काव्य भाषा का विकास किया। वे अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से प्रयासपूर्वक बचते हैं। भयाक्रांत अनुभव की आवेग रहित अभिव्यक्ति उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। रघुवीर सहाय ने मुक्तक छंद के साथ साथ छंद में भी काव्य रचना की है। जीवनानुभवों की अभिव्यक्ति के लिए वे कविता की संरचना में कथा या वृत्तांत का उपयोग करते हैं। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं। 6 खंडों में रघुवीर सहाय रचनावली प्रकाशित हुई है, जिसमें उनकी लगभग सभी रचनाएं संग्रहित हैं। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। तो यहाँ वसंत आया कविता क्या कहती है वो हम देख रहे हैं कि वसंत आया कविता कहती है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। वसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने के बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पहले की तरह ही संभावित घटित होते रहते हैं। पत्ते झड़ते हैं, कोपले फूटती है, हवा बहती है, डाक के जंगल दहकते हैं, कोमल भ्रमर अपनी मस्ती में झूमते हैं, पर हमारी निगाह उन पर नहीं जाती। हम निरपेक्ष बने रहते हैं। वास्तव में कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया है। इस कविता की भाषा में जीवन की विडंबना छिपी हुई है। प्रकृति से अंतरंगता को व्यक्त करने के लिए कवि ने देशज यानी तद्भव शब्दों और क्रियाओं का भरपूर प्रयोग किया है। अशोक, मदन महीना, पंचमी, नंदनवन जैसे परंपरा में रचे बसे जीवनानुभवों की भाषा ने इस कविता को आधुनिकता के सामने एक चुनौती की तरह खड़ा कर दिया है। कविता में बिंबों और प्रतीकों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। यानी कवि क्या कहना चाहता है कि कवि इस वसंत आया कविता के माध्यम से कहता है कि आज के समय में सब लोग वसंत ऋतु को भूल गए हैं। ऋतुएं वही आती हैं और वसंत ऋतु जैसे ही आती है तो हमें कैलेंडर से पता चलता है। पहले क्या होता था कि जैसे ही नए नए पत्ते आते थे, कोपलें फूटती थी, वसंत ऋतु का आना अनुभव लोग कर लेते थे। लेकिन आज है वो आधुनिक समय में लोग हैं वो कैलेंडर के माध्यम से ही वसंत ऋतु का पता लगाते हैं। तो हम पढ़ेंगे वसंत आया कविता। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी
चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पिराए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। ऐसी फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया, और यह कैलेंडर से मालूम था। यह किससे मालूम हुआ? कल मैंने जाना कि वसंत आया, तो ये कैलेंडर से मालूम है हुआ। तो कवि यहाँ क्या कहता है? रघुवीर साहे द्वारा रचित कविता वसंत आया से ये पंक्तियाँ ली गई है। और वसंत ऋतु आने पर कोयल कूकने लगती है। पतझड़ के कारण पीले और सूखे पत्ते पेड़ों से झड़ने लगते हैं। हवा में भी कुछ कुछ गर्मी महसूस होने लगती है। कवि ने इन पंक्तियों में वसंत के आगमन पर होने वाले इनके परिवर्तनों का वर्णन किया है। कवि कहता है कि जैसे मेरी बहन मधुर स्वर में मुझे यानी दादा कहकर बुलाती है, ठीक इसी प्रकार किसी बंगले के अशोक वृक्ष पर कोई चिड़िया, संभवतः यानी कोयल, मधुर स्वर में कूकने लगी। यही नहीं, सड़क के किनारे बने लाल बजरी के रास्ते पर वृक्षों के पीले सूखे पत्ते पतझड़ के कारण झड़कर नीचे गिरते हुए थे, जो मेरे पैरों तले कुचले जाकर चरमराने लगे। यानी जैसे ही सूखे पत्ते पर हम चलते हैं तो पत्ते में चुरमुराने की सी आवाज़ें आती है। तो कवि क्या कहता है कि मेरे पैरों के नीचे भी पत्ते चरमराने लगे। सूखे पत्तों की यह आवाज़ जैसे ही ये घोषित कर रही थी कि वसंत आ गया है। वसंत आ गया है। सुबह की हवा में अब ठंडक न होकर हल्की गर्मराहट थी है। सुबह की हवा में गर्मी थोड़ी हल्की हल्की महसूस हो रही थी। वह उसी प्रकार की लग रही थी जैसे गर्म पानी में नहाकर आई हो। बस थोड़ी देर के लिए हवा आई और फिरकी के समान चली गई, घूम कर चली गई। कल फुटपाथ पर चलते चलते मैंने जान लिया कि वसंत ऋतु आ गई है। तभी से ये परिवर्तन हुए हैं। तो कवि ने इस कविता में प्रतिपादित किया है कि अब लोग प्रकृति में जुड़ाव अनुभव नहीं करते। वसंत के आगमन की सूचना उन्हें कैलेंडर से मिलती है। ऑफिस में वसंत पंचमी को छुट्टी होती है, जैसे बहन दा कहती है, खिली हवा फिरकी सी आई है। इसमें उपमा अलंकार है, फिरकी के समान। चिड़िया की बोली बहन को बोली की तरह मीठी लग रही है। कोई 6 बजे जैसे गर्म पानी से नहाई उसे जैसे, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो जैसे, इस तरह से जो शब्द आते हैं उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। भाषा में 10 और आंचलिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। तद्भव शब्दों में होने वाली भाषा इसमें प्रयुक्त है। मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। और यह कैलेंडर के से मालूम है, यानी कल मैंने जाना कि वसंत आया, और यह कैलेंडर से मालूम था। अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की हवेगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बोर आएंगे। रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के, वे नंदनवन होंगे यशस्वी। मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखाएंगे। यह नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। यानी कवि यहाँ क्या कहता है कि वर्तमान युग के लोग प्रकृति से इतना कट गए हैं कि अब ऋतु परिवर्तन का अनुभव उन्हें प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों से मालूम नहीं होता, जबकि कैलेंडर को देखकर होता है। कवि कहता है कि भले ही वसंत आने पर पेड़ों से झड़ते हुए पीले पत्ते पैरों के नीचे चरमराने लगे हो, हवा में हल्की सी तपन आ गई हो, वृक्षों पर कोयल कूकने लगी हो, पर मुझे तो वसंत के आगमन की सूचना कैलेंडर से ही प्राप्त होती है।
कैलेंडर से ही हमें यह पता था कि अमुक तिथि को बसंत पंचमी होगी और इस दिन दफ्तर में छुट्टी होगी। दफ्तर में छुट्टी होगी, यह प्रमाण कैलेंडर से ही पता चलता है। इसलिए मुझे कैलेंडर से यह पता चला कि वसंत कब आएगा। आज मनुष्य का रिश्ता प्रकृति से टूट गया है। अब वसंत आगमन उसमें मस्ती, मादकता और स्फुरण नहीं जगाता, क्योंकि वह प्रकृति के सानिध्य में रहता ही नहीं है। मैंने कभी वसंत आगमन पर जंगल में खिले लाल लाल पलाश के फूलों को देखा ही नहीं था, जो यह समझाता है कि वसंत के आगमन पर जंगल इन लाल फूलों के कारण दहकता है, दहकने से लग जाता है। बस कविताएं पढ़ने से यह जाना जाता था कि ऐसा होता है कि कविता में ही मैंने पढ़ा था कि वसंत के आने पर आम में बोर आ जाता है, कोयल की कूक सुनाई पड़ती है, खिले हुए फूलों पीने के लिए भ्रमर उनके चारों ओर मंडराने लगते हैं। भ्रमरों के आक्रांत वे पुष्प भी अपना रूप रस गंध उन्हें समर्पित कर देते हैं। उपवन फूलों से भ्रमरों से भर जाएंगे और वे नंदनवन की तरह मनमोहन लगने लगेंगे। भ्रमर कोयल भी अपनी गूंज एवं कूक से मन को प्रसन्न करेंगे। यही नहीं जाना था कि वसंत के आगमन की सूचना मुझे इन उपादानों से, प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों से नहीं अपितु कैलेंडर से मिलेगी। यानी कवि ने यह प्रतिपादित किया है कि आज का मनुष्य प्रकृति से कटता जा रहा है। वसंत के आने का सूचना अब उसे प्रकृति से परिवर्तन से नहीं अपितु कैलेंडर से मिलता है। कोयल की कूक, गुंजार करते भ्रमर, ढाक के लाल फूलों से भरे जंगल, बोर से लदे आम, पतझड़ के झरे हुए पीले पत्ते, कुछ कुछ गर्म हवा, सब कुछ वसंत आगमन के सूचक है। प्रतीकात्मक शैली है। नंदनवन आनंद का प्रतीक है। भाषा में देशज व तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो ये कविता हमने पढ़ ली है। एक छोटी और कविता है तोड़ो, यानी इसका भावार्थ हम देखते हैं कि तोड़ो उद्बोधन परक कविता है। इसमें कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टाने, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। परती को खेत में बदलना सृजन की आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता, वरन सृजन के लिए प्रेरित करता है। कविता का ऊपरी ढांचा सरल प्रतीत होता है, परंतु प्रकृति से मन की तुलना करते हुए कवि ने इसको नया आयाम दे दिया है। यह बंजर प्रकृति में है तो मानव मन में भी है। कवि मन में भी व्याप्त ऊब तथा खीज को भी तोड़ने की बात करता है, अर्थात उसे भी उर्वर बनाने की बात करता है। मन के भीतर की ऊब सर्जन में बाधक है। यानी कवि ने क्या कहा है कि जैसे चट्टानी कठोर भूमि को हम तोड़कर उसको बोने लायक करते हैं, इसी तरह मनुष्य के मन में भी ऐसे बोध कठोर हृदय हो गया है, उसको भी सर्जन करने में की बात करता है। मन के भीतर की उपसर्जन में बाधक कवि सर्जन का आकांक्षी है, इसलिए उसको भी दूर करने की बात करता है। इसलिए कवि मन के बारे में प्रश्न उठाकर आगे बढ़ जाता है। इससे कविता का अर्थ विस्तार होता है। तो एक कविता और पढ़ेंगे। तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसे ऊब है, आधे आधे गाने। यानी यहाँ तोड़ो शीर्षक कविता से यह पंक्तियाँ ली गई है। रघुवीर साय ने इस हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित किया है। यह एक उद्बोधक परक कविता है जिसमें कवि ने सर्जन हेतु भूमि को तैयार करने का आह्वान किया है। उस सर बंजर और परती जमीन को हम खेती के लिए तैयार करना होगा। मन में व्याप्त ऊब और खीज भी हमें इसी तरह समाप्त करना होगा, तभी मन के इस खेत में कविता रूपी हरियाली पैदा हो सकेगी। मन रूपी खेत का वर्णन किया है। कवि हमें उद्बोधन देता हुआ कहता है कि धरती की खेती के लिए तैयार करने हेतु हमें चट्टाने पत्थर तोड़ने होंगे। मन को उर्वर बनाने के लिए रूढ़ियों तथा बंधनों से छुटकारा पाना होगा। परती जमीन को खेत में बदलाव सर्जन की पहली आवश्यकता है। मिट्टी में रस है जिसमें दूब उगती है, पर उसके लिए हमें परिश्रम करके पहले खेत तैयार करना होगा।
मन की ऊब और खीज भी अनुपजाऊ भूमि के समान है, जो मन की सृजनशीलता में बाधक है। हमें इस ऊब और खीज से छुटकारा पाना होगा, मन को आशा और उत्साह से युक्त करना होगा, तभी उसमें कविता रूपी दूब यानी हरियाली उग सकेगी। यानी जैसे हम भूमि को उर्वर बनाते हैं, उसी प्रकार मन में भी रूढ़ि परंपराओं को दूर करके शीतल वचनों को भरना होगा और कविता रूपी दूब यानी हरियाली सी उसमें उग सकेगी। यानी रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का विधान किया गया है। खेत मन का प्रतीक है। ऊब तथा खीज की रचनात्मकता की बाधा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कवि सर्जन के लिए प्रेरित कर रहा है। निराश, ऊब और खोज को आशा, उत्साह और कर्मशीलता से दूर किया जा सकता है। यह एक संदेश पर प्रेरणा प्रदान करने वाली कविता है। भाषा सरल और प्रभावपूर्ण है। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये उसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जब हम पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डाले इस अपने मन की खीज को। गोड़ो गोड़ो गोड़ो, यानी कवि ने अपनी उसर भूमि को खेती के लिए तैयार करने का आह्वान किया है। उसने कहा है कि इसी प्रकार श्रेष्ठ काव्य रचना के लिए मन को ऊब और खीज से मुक्त करना आवश्यक है। कवि चाहता है कि धरती से अच्छी फसलें और पैदावार प्राप्त करने के लिए हमें अनुपजाऊ जमीन को तैयार करना होगा। हमें चारागाहों और खाली पड़ी भूमि को जोत कर और गुड़ाई करके खेती के योग्य बनाना होगा। ऐसी समस्त भूमि को खेती करने लायक बनाकर ही अपना काम समाप्त करना होगा। खेत की मिट्टी में जब नमी होगी और तब बीज बोने लायक हो जाएगी, तभी उसमें पड़े हुए बीज की पोषण मिलेगा, नए पौधे उत्पन्न होंगे तथा बढ़ेंगे। इसी प्रकार हमें अपने मन की खीज को भी हटाना होगा। खीज की भावना से मन के मुक्त होने पर भी उसमें पौधों रूपी नवीन भाव उत्पन्न होंगे। सुंदर सरस कविता की रचना संभवतः हो सकेगी। खेत की भूमि के समान ही हमें अपने मन को कविता की रचना के लिए भावपूर्ण क्रियाशील बनना होगा। यानी सरल, भावानुकूल और तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। भाषा प्रभावपूर्ण खड़ी बोली हिंदी है। खेत मन का प्रतीक है। मन की निराशा, खीज और ऊब खेत की मिट्टी में दबे पत्थरें, चट्टानें आदि की द्योतक है। यह एक आह्वान गीत है। इसमें निर्माण की बाधाओं को हटाकर नव निर्माण का संदेश दिया गया है। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है।